हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोग्नोसी बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने फार्माकोग्नोसी के 2 मार्क्स के बारे में, तो सबसे पहली बात कि अगर आपने ऑलरेडी सिलेबस अपना पढ़ लिया है तभी यहाँ पे आप लोग इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखना। ऐसा मत करना कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है और सबसे पहले यहीं से आप स्टार्टिंग कर रहे हो। सबसे पहले आप अपना सिलेबस पढ़ लो, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में इस 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के वीडियो को देख लेना, क्योंकि यहाँ पे हमने उन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादातर इंक्लूड किया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं, और बाकी कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे भी इंक्लूड किए हैं जो कि आ सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे अगर फार्माकोग्नोसी का सिलेबस आपने देख लिया है तो आपको पता है कि जो फार्माकोग्नोसी की यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट नंबर 4 है, इसमें आप लोग को बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली देखा जाए तो फार्माकोग्नोसी फिफ्थ सेम में आप लोग को सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में ही पढ़ना था। तो अब इसमें देखो, अब जैसे यूनिट 2 है, अब यूनिट 2 के अंदर ना हमारे बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, मतलब टोटल अप्रॉक्स जो है 40 से 50 सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिर्फ यूनिट 2 में है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में भी हमारे हो गए और यूनिट नंबर 4 में भी हो गए। अब यूनिट 2 में आपको इनका जो है बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेराप्यूटिक यूजेस पढ़ना है। यूनिट 3 में आप लोग को इनका आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन पढ़ना है। अब देखो जैसे यहाँ पे हैं तो बहुत सारे, बट इनमें से भी मान लो जैसे हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो कि यहाँ पे आप लोग को यूनिट 2 में मान लो ये सारे हो गए, यूनिट 3 में मान लो कि ये सारे, और यूनिट 4 में ये सारे हो गए। अब एटलीस्ट इन सारों को तो आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ ही लेना है, ठीक है, क्योंकि देखो इन सारों में से किसी का भी आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि डिफाइन द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ रॉ वॉल्फिया, डिफाइन बायोलॉजिकल सोर्स एंड थेराप्यूटिक यूजेज ऑफ विनका। तो अब यहाँ पे देखो, अब इन सभी को हमने एक एक करके इंक्लूड नहीं किया है। इनमें से जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं उनको हमने इंक्लूड कर लिया है। बाकी आप जो है इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इन्हीं से 2 मार्क्स बनते हैं। बेसिकली फार्माकोग्नोसी में 2 मार्क्स इन्हीं सबसे बनेंगे कि आपसे या तो ऐसे पूछ लेंगे कि टी का फैमिली बताओ, सोर्स बताओ, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, या फिर इसका आइडेंटिफिकेशन टेक्निक बताओ, इसका केमिकल टेस्ट बताओ, ठीक है, इसका हमारा यहाँ पे यूटिलाइजेशन बता दो। तो ये सारी चीज़ें ही हमारी बेसिकली यहाँ पे पूछी जाती है 2 मार्क्स में। तो जो आए हैं उनको हमने इंक्लूड कर लिया है, बट जो नहीं भी हमने इंक्लूड किया है तो इसको देखिए, यूनिट 2 में इन सारों को पढ़ लेना आप कैसे भी करके, यूनिट 3 में आप इतना पढ़ लेना, और यूनिट 4 में आप इन सबको पढ़ लेना, अगर आप लोग को 2 मार्क्स अटेम्प्ट ही करने हैं तो इन सारी बातों के साथ देखिए यहाँ पे इसके जो भी पीडीएफ है वो आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप विजिट कर लेना। बाकी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब देखो जो फार्माकोग्नोसी है ये आप लोग की पूरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ऊपर ही होने वाली है। अब मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे अपने प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जो भी हमारे कह सकते हो चीज़ें बनती हैं, जो भी सब्सटेंस, जो भी कंपाउंड्स यहाँ पे बनते हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। अब देखो मेटाबोलाइट्स हमारे 2 टाइप के हो गए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखो इनको प्राइमरी इसलिए बोला गया क्योंकि देखो ये हमारे वो मेटाबोलाइट होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि इनके अंदर हमारा बेसिकली देखो, जैसे कि अंदर के अंदर हमारा सुगर्स हो गया, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो गया और हमारा फैट्स हो गए। तो ये तीनों चीज़ें हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से यहाँ पे भी जैसे अमीनो एसिड्स क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, सुगर्स हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हमारा बेसिकली फैट्स हो गए। तो ये सारे जो हमारे मेटाबोलाइट्स हैं ये प्लांट की ग्रोथ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इनके बिना प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो ये हमारा सेंट्रल रोल जो है प्ले करते हैं बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे में। और उसके बाद देखो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सबसे पहली बात कि ये हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही डिराइव किए जाते हैं और इनका प्लांट की ग्रोथ में डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फार्मेसी में जो भी ड्रग्स हैं वो इन्हीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के थ्रू बनाई जाती हैं। जो भी प्लांट ड्राइव ड्रग्स होती हैं उनके अंदर हमें यही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, ठीक है। तो इन्हीं सभी से बेसिकली हमारे कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे एज अ ड्रग यूज करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब देखो हमें तो ड्रग के बारे में पढ़ना है ना, और ड्रग तो हमारी इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट से पढ़नी है, इसीलिए हम यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट को काफी डिटेल में इस पूरी फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। तो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 इन सभी में हम लोग यहाँ पे इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और यूनिट 1 में हमारे कुछ
मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, जिसमें हमारा सिग्मिक एसिड पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग गलती से छोड़ मत देना, उसको देख लेना। उसके बाद देखो एक हमारा दूसरा पाथवे आ जाता है एसिडेट पाथवे। अब एसिडेट पाथवे देखो, एसिडेट पाथवे हमारा बेसिकली क्या करता है, ये हमारे आइसोप्रेनॉइड्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे एसेंशियल होते हैं हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि टर्पीन्स, कैरोटेनॉइड्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब देखो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है, तो ये हमारे काम के होते हैं, तो इन सबके प्रोडक्शन में हमारा ये हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो पाथवे होता है, जैसे ये हमारे कुछ मेटाबॉलिक पाथवे हैं, प्लांट के मेटाबॉलिज्म के कुछ पाथवे होते हैं, उन्हीं में हमारा एक टाइप आ जाता है एसिडेट पाथवे। तो एसिडेट पाथवे के थ्रू हमारा आइसोप्रेनॉइड्स बनता है, जिनके अंदर बेसिकली हमारा टर्पीन्स, कैरोटेनॉइड्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स आ जाते हैं, जो कि हमारे ड्रग्स कह सकते हो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, ड्रग सिंथेसिस में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं ड्रग्स में, है ना। बाकी देखिए दीज पाथवे लीड्स टू कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस वाइटल फॉर सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, हार्मोन प्रोडक्शन एंड ओवरऑल सेलुलर फंक्शन। और इसके अलावा देखिए अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के केस में यहाँ पे देखिए ये हमारी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में भी अपना रोल प्ले करते हैं, जो भी सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी होती है, हार्मोन प्रोडक्शन हो गया, सेलुलर फंक्शंस हो गया, तो उसमें भी हमारे यहाँ पे ये अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर हमारा एक की एंजाइम होता है HMG को एंजाइम रिडक्टेज, तो आपको पता होगा ये एंजाइम हमारी ह्यूमन बॉडी में भी होता ही है। तो ये हमारा एक बहुत ही रेगुलेटरी पॉइंट की तरह जो है शो करता है, और टारगेट होता है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, यानी कि देखो जो कोलेस्ट्रॉल को लो करती हैं, तो आपने अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी पढ़ी है तो वहाँ पे जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स हैं उनके अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, तो उसमें हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद थर्ड हमारा आ जाता है सिग्मिक एसिड पाथवे। अब ये सिग्मिक एसिड पाथवे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ लेना। बाकी देखो यहाँ इस सिग्मिक एसिड पाथवे के थ्रू क्या होता है, हमारे जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी ऐसे अमीनो एसिड्स जिनके अंदर हमारी एरोमेटिक रिंग देखने को मिलती है, जैसे कि हमारा फिनाइल एलानिन, हमारा टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, तो इन तीनों की प्रोडक्शन हमारी इसी सिग्मिक एसिड पाथवे के थ्रू होती है। और यहाँ पे देखिए इसके अलावा हमारा जो कह सकते हो फ्लेवोनॉइड्स हो गया, अल्कलॉइड्स हो गया, तो इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस में भी ये पाथवे अपना मेजर रोल प्ले करता है। बाकी इसको आप लोग बहुत डिटेल में देख लेना। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो कि इस पाथवे के थ्रू ड्राइव किए जाते हैं, वो हमारी प्लांट की ग्रोथ हो गया, और यहाँ पे जो सेल डिवीजन डिफरेंशिएशन प्लांट्स के अंदर होता है उनमें भी अपना वाइटल रोल प्ले करता है। और यहाँ पे ये हमारा एक प्रिकर्सर भी होता है बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जैसे कि हमारी बहुत सारी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, ठीक है, तो वो भी हमारी इसी सिग्मिक एसिड के थ्रू बनाई जाती है। तो सिग्मिक एसिड भी हमारा इसी सिग्मिक एसिड पाथवे में देखने को मिलता है, तो इसको जरूर आप लोग अच्छे से देख लेना। अगेन मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ डिफाइन आइसोटोप्स। अब देखो आइसोटोप्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको पता है कि जैसे जो भी हमारे जो भी कह सकते हो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा कार्बन वगैरह हो गया, ठीक है, हमारा हाइड्रोजन वगैरह हो गया, तो उनमें क्या होता है, उनमें जनरली जो है एक हमारा होता है प्रोटॉन, एक होता है हमारे यहाँ पे न्यूट्रॉन। तो जनरली जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल ही होता है जनरली। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इनके बीच में डिसबैलेंस आ जाता है, और जब इनके बीच में डिसबैलेंस होता है तभी हमें यहाँ पे हमारे कुछ आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं। देखो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है कि ये हमारे ऐसे, देखो सबसे पहली बात अगर हम लोग यहाँ पे इसको वर्ड बाय वर्ड ही देखें तो आइसो का मतलब होता है सेम और टोप्स का मतलब होता है प्लेस। तो यहाँ पे सेम प्लेस का मतलब ये है कि जैसे जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उनमें जो आइसोटोप्स हैं वो होते एक ही जगह पे हैं, मतलब सेम ही प्लेस पे होते हैं, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि सेम प्लेस पे कब होंगे, जब इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। यानी देखो ये जो आइसोटोप्स होते हैं इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन इनका एटॉमिक वेट यहाँ पे डिफरेंट होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है। लेकिन वहीं पे अगर मान लो कोई कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन एटॉमिक वेट 13 है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कार्बन का आइसोटोप हो गया। तो कार्बन किस तरीके से हमारे बेसिकली कह सकते हो 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के भी 3 होते हैं, है ना। तो द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ये होता क्यों है, क्योंकि देखो जो एटॉमिक वेट है, ठीक है, वो किससे बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। अब अगर ये दोनों सेम होंगे, ठीक है, तो हमारा जो एटॉमिक वेट है वो एटॉमिक नंबर का जनरली जस्ट डबल होता है, लेकिन जब इन दोनों के नंबर में डिफरेंस होता है तब यहाँ पे एटॉमिक वेट यहाँ पे डबल से ज़्यादा हो जाता है। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। और बाकी यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारे हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन के भी हमारे 3 होते हैं और कार्बन के भी 3 होते हैं, इस तरीके से हमारे कुछ और भी कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं, इस तरीके से मतलब कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं जिनका आइसोटोप्स हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्टेबल और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में, तो देखिए आइसोटोप्स मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक वेट डिफरेंट हो। अब रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, देखो रेडियो एक्टिव का मतलब है कि जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट है, ठीक है, इनके बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, मतलब कह सकते हो डबल से जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा जो हमारा एलिमेंट है वो उतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा, उतना ज़्यादा कह सकते हो। जैसे मान लो ये जो कार्बन है, तो जैसे मान लो ये वाला जो कार्बन है इसमें हमारा एटॉमिक नंबर कितना है 6 और एटॉमिक वेट कितना है 13, यानी इसके डबल से एक ही ज़्यादा है।
तो चलो इसमें थोड़ा बहुत हो गया। लेकिन ये जो अगर हम लोग इस वाले कार्बन को देखें तो इसमें क्या है, इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 और एटॉमिक वेट कितना है 14, यानी इसमें डबल से 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा कह सकते हो कार्बन है C14 वाला, ये हमारा कह सकते हो रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा डिसबैलेंस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है और हमारा जो आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव हो जाता है। मतलब कि वो रेडियो एक्टिव रेज को इमिट करना स्टार्ट कर देता है अपने न्यूक्लियस से। देखो सिंपल सी बात समझो, जैसे मान लो ये जो कार्बन है अगर हम लोग इसको देखें 6 और 14, तो इसमें जो हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन का नंबर हमारा कह सकते हो 6 ही होगा, लेकिन जो न्यूट्रॉन है उसका नंबर हमारा कह सकते हो हमारा हो जाएगा 8, जिसकी वजह से यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया और यहाँ पे हमारा रेडियो एक्टिव रेज इमिट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है और इस एक्सेस एनर्जी की वजह से क्या होता है कि ये हमारी अल्फा बीटा या गामा रेडिएशंस को इमिट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी वजह से इनको हम लोग यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हमारा जो S3 हो गया, C14 हमारा, सल्फर 35, ठीक है, 131 हो गया, तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। स्टेबल आइसोटोप्स की बात करें तो ये हमारे आइसोटोप तो होते हैं, यानी इनके बीच में इनमें भी हमारा जो कह सकते हो मॉलिक्यूलर वेट तो ज़्यादा होता ही है डबल से, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल होते हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा रेडिएशंस को इमिट नहीं करते जैसे कि हमारा H2 C13 वगैरह होंगे। तो ये हमारा हो जाता है स्टेबल आइसोटोप्स। और अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अपने डिफाइन एप्लीकेशन ऑफ अमीनो एसिड पाथवे के बारे में, अब देखो अमीनो एसिड पाथवे तो ये हमारा तीसरा पाथवे हो जाता है। अब जैसा इसका नाम ही है तो इस पाथवे के थ्रू क्या होते हैं, हमारे अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं भाई, अमीनो एसिड सिंपल सी बात है ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारे कह सकते हो ड्रग्स की सिंथेसिस में जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, एंटी कैंसर, इन सब में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं जो भी हमारे अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। और बाकी जैसे हमारे जो अमीनो एसिड जैसे कि ग्लूटामीन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, तो इनको हम लोग यहाँ पे डाइटरी सप्लीमेंट्स की तरह भी यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग जो भी प्रोटीन वाले खाना खाते हैं, ठीक है, जिनमें हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन से बेसिकली क्या मतलब होता है कि उनके अंदर बहुत सारा अमीनो एसिड होते हैं, है ना, ये सारे हमारे अमीनो एसिड उनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एल्कलॉइड्स के बारे में, तो यहाँ से देखिए यहाँ से हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो जाती है। तो एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, देखो एल्केलॉइड्स हमारा एक टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है सबसे पहली बात। और दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो ये कह सकते हो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में भी ये हमारा सबसे ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है, लार्ज, है ना, लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरी बात की हमारा ऑर्गेनिक नेचर का होता है। और तीसरी बात की इनके अंदर हमारी नाइट्रोजन एटम, देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एल्कलॉइड हमारे यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग से मिलकर बने होते हैं और इनमें जो नाइट्रोजन है वो हमें रिंग के बीच में ही देखने को मिलता है। और ये जो हमारे एल्कलॉइड होते हैं ये हमारे अमीनो एसिड से ड्राइव होते हैं। इनकी देखो दो प्रॉपर्टी इनकी होती है, एक तो इनके रिंग के बीच, इनकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर ही हमारा नाइट्रोजन एटम देखने को मिलेगा, और जो हमारा दूसरी चीज है कि ये हमारा अमीनो एसिड से ड्राइव होते हैं, ठीक है, एल्कलॉइड्स। तो एल्कलॉइड जो टर्म है इसको सबसे पहले हमारे एक फार्मासिस्ट है W. मेसनर, उन्होंने उन्होंने ही सबसे पहले इस वर्ड को ड्राइव दिया था, उन्होंने ही सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था। और ये हमारा प्राइमरी जो है प्लांट्स में जो है पाए जाते हैं हमारे एल्कलॉइड्स। और यहाँ पे जो भी हमारा कह सकते हो इनके बहुत सारे पोटेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। जैसे एल्कलॉइड की बात करें इसके अंदर क्या होता है, कैफीन, ये जो कॉफी के अंदर कैफीन है, हमारा निकोटीन, मॉर्फिन, क्विनीन, कोडीन, हमारा मॉर्फिन क्या होता है, हमारा एनाल्जेसिक ड्रग होती है। तो ये सारे जो हमारे बहुत ही फेमस ड्रग्स होती हैं, कंपाउंड्स होते हैं, ये सारे हमारे एल्कलॉइड्स के अंदर ही पाए जाते हैं, यानी ये हमारे एल्कलॉइड्स के क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर देखिए दे ऑफन हैव बिटर, और इनका टेस्ट यहाँ पे बिटर होता है। और यहाँ पे मेडिसिनल, एग्रीकल्चर और वेरियस अदर इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये डिजीज को ट्रीट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे कि हमारा पेन रिलीफ, जैसे हमारा मॉर्फिन क्या होता है, पेन से रिलीफ देता है। स्टिमुलेशन, जैसे कैफीन क्या होता है, स्टिमुलेट करता है। निकोटीन भी हमारा हो गया थोड़ा बहुत, और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी हमें इनके अंदर देखने को मिलता है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं मेनली हमारे 3 टाइप के होते हैं, पहला हो गया ट्रू एल्कलॉइड्स, दूसरा हो गया प्रोटो एल्कलॉइड्स, थर्ड हो गया स्यूडो एल्कलॉइड्स। देखो ट्रू का मतलब है कि यहाँ पे ट्रू मतलब ये प्योर एल्कलॉइड होते हैं, इनकी रिंग के अंदर नाइट्रोजन भी होता है और ये अमीनो एसिड से ही ड्राइव होते हैं। दूसरा हमारा प्रोटो एल्कलॉइड्स, देखो प्रोटो एल्कलॉइड्स में क्या होता है कि ये अमीनो एसिड से ड्राइव होते हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन भी होता है लेकिन रिंग के अंदर नहीं होगा बल्कि रिंग के बाहर होगा, तो ये हमारे प्रोटो एल्कलॉइड्स हो जाते हैं। और स्यूडो एल्कलॉइड्स मतलब क्या होता है, इनके रिंग के अंदर नाइट्रोजन तो होता है, सब कुछ सही है, लेकिन ये अमीनो एसिड से ड्राइव ही नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इनको हम लोग यहाँ पे स्यूडो एल्कलॉइड्स बोलते हैं।
नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो अब देखिए, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अब एग्जाम में आप लोगों से किसी का भी, जैसे अब सेकंड यूनिट के अंदर हमारे ये सारे आ जाते हैं, जैसे रॉल्फिया, विनका, बेलाडोना, अब इनमें से किसी का भी आप लोगों से, जैसे मान लो यहाँ पे आप लोगों से पूछ लेगा सेना और विनका का थेरापेटिक यूज और थेरापेटिक और कॉमर्शियल यूज। तो अब देखो, जैसे कि हमारा सेना हो गया, ठीक है, विनका हो गया, तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई है मैंने, तो इन सभी का आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, क्या क्या यूजेस पढ़ लेना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ लेना, सोर्सेज पढ़ लेना, फैमिली पढ़ लेना। जैसे कि सेना की बात करें तो सेना का यूज हम लोग यहाँ पे लैक्जेटिव, पुर्गेटिव, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, इन सभी में हम लोग करते हैं। लैक्जेटिव, पुर्गेटिव मतलब कि इनका यूज हम लोग बेसिकली जो है अपने डायरिया के कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में करते हैं, ठीक है। लैक्जेटिव और पुर्गेटिव का यूज कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में करते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी आप लोग समझ रहे हो, एंटी ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। और विनका के यूजेस की बात करें तो विनका हमारा एक एंटी कैंसर एजेंट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हमारा जो है ब्रेस्ट कैंसर हो गया, टेस्टिकुलर कैंसर हो गया। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो विनक्रिस्टिन होता है, तो विनक्रिस्टिन भी हमारा यहाँ पे इसी विनब्लास्टिन, विनका का ही, विनका के अंदर हमारा विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन आ जाते हैं, तो ये भी हमारा एंटी कैंसर एजेंट की तरह काम करता है। साइटोटॉक्सिक कंपाउंड होता है, ठीक है, और ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। और हमारा यहाँ पे एजमेलिसिन होता है, तो ये भी हमारा, देखो ये विनका के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो ये हमारे विनका के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे कि विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, एजमेलिसिन, सर्पेंटाइन, ठीक है, ये सारे हमारे विनका के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इन सभी का यूज होता है। जैसे कि एजमेलिसिन हमारा यहाँ पे हाइपोटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर को लो करने में इसका यूज किया जाता है, और सर्पेंटिन को हम लोग यहाँ पे सिडेटिव और यहाँ पे मतलब हाइपोटेंसिव एजेंट, मतलब कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर अगर लो है तो उसको थोड़ा सा हाई करने में इसका यूज किया जाता है। और सर्पेंटिन का मतलब यहाँ पे यूज होता है हमारा सिडेटिव और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट में। सिडेटिव मतलब नींद की दवा, एंटी हाइपरटेंसिव मतलब हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा लो करने में। अब बायोलॉजिकल सोर्स और यूजेज ऑफ कैटेगू एंड एसाफोटिडा की बात करें तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे भी देखो ये भी दिया हुआ है हमारा, एसाफोटिडा आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, कैटेगू भी हमारा है। तो ये सब देखिए, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना, जो कि इसमें दी हुई हैं वो तो पढ़ ही लेना, जो इसमें नहीं दी हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है उनको भी आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लेना। तो कैटेगू को हम लोग यहाँ पे सबसे पहली बात, अकासिया कैटेगू हमारा एक ट्री होता है, उसके हार्डवुड से ड्राइव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूजेज की बात करें तो हमारा एंटी माइक्रोबियल वुंड हीलिंग हो गया, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी, डायरिया के ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एसाफोटिडा के बारे में। तो एसाफोटिडा को हम लोग यहाँ पे, एक हमारा प्लांट होता है फेरुला एसाफोटिडा, तो उसके रूट से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मतलब उसके रूट के अंदर जो रेजिन होता है, ठीक है, रेजिन मतलब थोड़ा सा चिपचिपा सा पदार्थ होता है, तो उसी के अंदर से हम लोग यहाँ पे इसको निकालते हैं। और ये हमारा डाइजेस्टिव एड मतलब कि हमारे खाने के डाइजेशन को बढ़ाने में, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट हो गया, एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो गया, और मेंस्ट्रुअल रिलीफ, ठीक है, मतलब कि फीमेल मेंस्ट्रुअल रिलीफ में भी इसका यूज हमें देखने को मिलता है। केमिकल टेस्ट ऑफ फ्लेवोनॉइड्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे, जैसे आप लोग नाम ही मेंशन कर देना, अगर यहाँ पे ऐसे आता है कि राइट द केमिकल टेस्ट ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, तो इसके अंदर मतलब ज़्यादा फेमस नहीं है, तो इसके अंदर हमारे कुछ नाम है, जैसे सिनोडा, एल्कलाइन रिजेंट, जिंक हाइड्रोक्लोराइड, तो इन सब का नाम आप लोग लिख देना, काम हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे जिंजर के थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो जिंजर मतलब अदरक हो गया, तो अदरक का यूज हम लोग यहाँ पे डाइजेस्टिव एड, खाने के डाइजेशन में, इन्फ्लामेटरी एजेंट, हमारा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, पेन रिलीफ, इन सभी में हम लोग यहाँ पे जिंजर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ब्लैक कैटेगू के बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में, तो ये हमारा अकासिया कैटेगू के हार्डवुड से ड्राइव होता है, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने भी देखा ही शायद। और क्लोव और एलो की बात करें तो क्लोव का जो मेडिसिनल यूज है, क्लोव मतलब कि हमारा लौंग हो गया, लौंग हमारा क्या होता है, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मतलब कि पेन रिलीफ प्रॉपर्टी भी रखता है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, डाइजेस्टिव एड, एंटीऑक्सीडेंट, एरोमेटिक मतलब कि इसके अंदर एक एरोमा भी हमें देखने को मिलता है, एक जो है ऑर्डर होता है, एरोमेटिक ऑर्डर होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी हो गई। और एलो मतलब कि हमारा यहाँ पे एलोवेरा हो गया, तो इसका यूज भी हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, डाइजेस्टिव एड, वुंड हीलिंग, स्किन केयर, एलोवेरा का स्किन केयर में भी काफ़ी यूज होता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ओपियम के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस के बारे में, तो ओपियम का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो ओपियम के अंदर हमें मॉर्फिन, कोडीन, हमारा यहाँ पे नार्कोटीन, नेसोपिन, ठीक है, पैपावरीन, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और यूजेस की बात करें तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे एनाल्जेसिक, एंटीटसिव, एंटीटसिव मतलब कफ सिरप हो गया, सिडेटिव हमारा मसल रिलैक्सेंट हो गया, इमेटिक्स, इमेटिक्स मतलब कि जो हमारी वोमिटिंग को इंड्यूस करने वाली दवाएं होती हैं, और यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया हो गया, तो इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। 15th हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स या फिर डिजॉक्सिन का आइडेंटिफिकेशन या फिर केमिकल टेस्ट आप लोग को बताना है।
तो इसके अंदर हमारे दो फेमस टेस्ट आ जाते हैं। पहला आता है किलर किलानी टेस्ट। अब देखो किलर किलानी टेस्ट क्या होता है कि जैसे जो हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उनके अंदर हमें डीऑक्सी शुगर देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि बेसिकली यहाँ पे डिजिटॉक्सोस फॉर्म में होती है, कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो अगर हमें मान लो पता लगाना है, जैसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का मतलब क्या होगा कि हमारे पास कोई अननोन सैंपल होगा और उसमें हमें पता लगाना है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड है कि नहीं है। तो अगर मान लो उसके अंदर हमारी डीऑक्सी शुगर है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट मतलब कि जो दवा जो भी हमारा सैंपल है उसको हम लोग एल्कोहल में मिक्स करेंगे, ठीक है, और जो भी सैंपल तैयार होगा उसमें हम लोग 3 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालेंगे और फ्यू ड्रॉप हम लोग FeCl3 सोल्यूशन और हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 को डालेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें डालने के बाद क्या होगा, अगर हमारी एक रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म होती है जो कि इवेंचुअली यहाँ पे ब्लूइश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा पता लग जाता है कि इसके अंदर हमारी डिजिटॉक्सो शुगर प्रेजेंट है, क्योंकि अगर ये होगी तभी ऐसा कुछ होगा। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारा इसका मतलब कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। लीगल टेस्ट की हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट मतलब कि ड्रग को एल्कोहल में मिक्स करेंगे, उसमें 2 ml पायरिडीन डालेंगे, सोडियम नाइट्रोक्साइड डालेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पे NaOH सोल्यूशन को डालेंगे ताकि हमारा सोल्यूशन अल्कलाइन हो सके। तो इतना कुछ करने के बाद अगर हमारा पिंक कलर बन जाता है तो इसका मतलब कि हमारा ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। या फिर ग्लाइकोसाइड के अंदर हमारी देखो ग्लाइकोसाइड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लाइकॉन, एक होता है ए ग्लाइकॉन। ग्लाइकॉन मतलब शुगर वाला पार्ट, ए ग्लाइकॉन मतलब नॉन शुगर। तो अगर हमारा नॉन शुगर पार्ट प्रेजेंट है तो हमारा पिंक कलर यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। और अगर हम लोग यहाँ पे केमिकल टेस्ट फॉर रेजेंस की बात करें तो देखो अगर केमिकल टेस्ट आता है तो आप लोग सिर्फ नाम लिख दोगे तो काम बन जाएगा, लेकिन अगर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पूछते हैं तो फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में बेसिकली आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख ही आना कि कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सैंपल को पेट्री डिश में लेंगे। जैसे कैफीन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अगर हमें करना है तो पेट्री डिश में हम लोग यहाँ पे कैफीन को लेंगे, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम सिट्रेट को डालेंगे और तब तक हीट करेंगे जब तक कि हमारा वो ड्राई ना हो जाए। मतलब ये सारी चीजें डालने के बाद क्या होगा, हमारा सैंपल थोड़ा सा लिक्विड नेचर का होगा, तो हम लोग उसको हीट करेंगे और तब तक हीट करेंगे जब तक पूरा का पूरा सॉल्वेंट इवापोरेट ना हो जाए और जब तक हमारे पास सिर्फ एक सॉलिड ड्राई रेसिड्यू ना बचे। तो जो भी हमारे पास रेसिड्यू बचेगा, रेसिड्यू मतलब जो बचा हुआ अमाउंट, बची हुई जो चीज बचेगी जिसके अंदर हमारा ड्राई फॉर्म में हमारे सारी चीजें होंगी, उसको हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया के वेपर्स पे एक्सपोज करेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास बची हुई चीजें हैं, ठीक है, सॉलिड रेसिड्यू है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे हमारा अमोनिया होगा, अमोनिया और इसका वेपर्स, ठीक है, इसके वेपर्स के सामने हम लोग इसको रखेंगे। जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या होगा, एक हमारा पर्पल कलर अपीयर होगा और यहाँ पे ये जो पर्पल कलर है, ठीक है, तो ये जो हमारा सॉलिड रेसिड्यू बचा हुआ है ये पर्पल कलर का हो जाएगा। और इस सॉलिड रेसिड्यू पे अमोनिया से एक्सपोज करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिक्स्ड एल्कली यानी कि NaOH वगैरह को डाल देंगे, NaOH KOH वगैरह हो गया जो कि हमारे बेस होते हैं, तो हमारा क्या होगा, कलर हमारा डिसअपियर हो जाएगा। तो इतना कुछ अगर हो जाता है तो हमारा मतलब कि कैफीन यहाँ पे प्रेजेंट है। केमिकल टेस्ट फॉर टर्पेनॉइड्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे सैल्कोस्की टेस्ट आ जाता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एक्सट्रैक्ट है यानी कि जो भी हमारा सैंपल है टर्पेनॉइड का, उसको हम लोग यहाँ पे 2 ml क्लोरोफॉर्म और 3 ml सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो जो एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, जैसे जो हमारा टर्पेनॉइड का एक्सट्रैक्ट है उसको हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स किया। अब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे मिलाते हैं कि यहाँ पे एक लेयर फॉर्म कर दे, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड वॉज केयरफुली एडेड टू फॉर्म अ लेयर, ताकि एक लेयर फॉर्म हो जाए। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो लेयर हमारी फॉर्म होती है, ठीक है, अगर इस लेयर के जंक्शन पे हमारा एक रेडिश ब्राउन कलर फॉर्म हो जाता है तो इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे टर्पेनॉइड यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब हमने जब सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पे जो है ऐड किया तो एक लेयर फॉर्म हुई और ये जो लेयर फॉर्म हुई उस लेयर पे अगर हमें रेडिश ब्राउन कलर देखने को मिला तो इसका मतलब कि हमारा टर्पेनॉइड यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेज ऑफ आर्टेमिसिनिन की बात करें तो आर्टेमिसिनिन हमारा एक पोटेंट एंटी मलेरियल ड्रग होता है और इसको हम लोग आर्टेमिसिया अनुआ के हर्ब से ड्राइव करते हैं, एस्ट्रासेई फैमिली से बिलोंग करता है। एंटी माइक्रोबियल और एंथेल्मिनेटिक एजेंट की तरह यहाँ पे इसका यूज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें डिओक्सिजनिन के यूटिलाइजेशन के बारे में। यूटिलाइजेशन मतलब इसका यूज क्या होता है, तो देखो इसका यूज हम लोग जो स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस में एज अ प्रिकर्सर, मतलब कि स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस हमारी इसी से होती है बहुत सारे। और इसके अलावा हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के प्रिपरेशन में, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने के लिए, मतलब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। सेनोसाइड की अगर हम लोग यहाँ पे एस्टिमेशन की बात करें तो देखो अब ये एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेशन मतलब हम लोग यहाँ पे बेसिकली सेनोसाइड का केमिकल टेस्ट मतलब टेस्टिंग करेंगे कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली पता लगाएंगे जो सेनोसाइड है वो सही अमाउंट में है कि नहीं है और वो प्योर सेनोसाइड है कि नहीं है। तो एस्टिमेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी टेक्निक होती है, उन्हीं में एक टेक्निक आ जाती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी।
अब देखो ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, थोड़ा सा समझना। देखो एक हमारे पास होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हमारी होती है सिलिका जल की प्लेट होती है, ठीक है, सिलिका जल की प्लेट होती है। मतलब इसमें क्या होता है, ये हमारी एक प्लेट होती है, ग्लास की प्लेट होती है, इसके ऊपर हमारी सिलिका जल यहाँ पे कोटेड होती है, मतलब इसके ऊपर कोटेड रहती है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी सैंपल, जैसे मान लो हमें सेनोसाइड का एस्टिमेशन करना है, तो सेनोसाइड का हम लोग छोटा सा अमाउंट लेते हैं और इसके ऊपर ऐसे पॉइंट अमाउंट हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लेट है, अब इसको उठा के हम लोग यहाँ पे अपने एक कंटेनर के अंदर रख देते हैं। अब ये जो कंटेनर है, इसमें हम लोग यहाँ पे इस प्लेट को रखते हैं और इसमें थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्वेंट को फिल करते हैं, सॉल्वेंट को। अब ये सॉल्वेंट हम लोग इतना ही फिल करेंगे कि ये जो हम लोगों ने सैंपल जहां पे प्लेस किया है उसके नीचे नीचे तक ही सॉल्वेंट रहे। अब जब हम लोग सॉल्वेंट को प्लेस करते हैं और इस कंटेनर को बंद कर देते हैं, तो होता क्या है, ये जो सॉल्वेंट है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट होता है। अब कैसे चढ़ता है, तो ये हमारा कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है। तो इसको बहुत डिटेल में अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वाला लेक्चर देख लेना, वहां पे आप लोग समझ जाओगे। तो ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। जब ये ऊपर चढ़ता है तो ये जो सैंपल हमने डाला है ना, ये सैंपल को भी अपने साथ लेके चलता है। अब जब सैंपल को अपने साथ लेके चलता है तो कुछ ऐसा माहौल हो जाता है, जैसे ये जो प्लेट है, यहाँ पे सैंपल मान लो स्टार्टिंग में यहाँ पे था, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ी ऊपर तक पहुंच जाता है। अब जब ये थोड़ी देर तक ऊपर तक पहुंच जाता है तो हम लोग इसको निकाल के रख लेते हैं। अब जब निकाल के हमने रख लिया तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को मेजर करते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब हम लोगों ने जहां रखा था वहां से लेके ये कितना ऊपर तक गया। अब इस डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पे RF वैल्यू हमारी होती है, ठीक है। तो RF वैल्यू का हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट, ठीक है। तो मतलब कितना डिस्टेंस हमारा ये जो सैंपल था इसने ट्रैवल किया और कितना डिस्टेंस ये जो सॉल्वेंट हमने डाला था ये ट्रैवल किया, इसका रेशियो निकालते हैं। और उस रेशियो की जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑलरेडी होती है, मतलब कह सकते हो एक हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू पहले से दी हुई होती है और उससे हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू हमने निकाली है उसको कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर कंपेयर करने पे वैल्यू इस स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब कि हमारा सैंपल सही है ना, एग्जैक्ट वही सैंपल है, या फिर कह सकते हो स्टैंडर्ड हमारा सैंपल जो है प्योर है। और अगर नहीं आती है तो हमारी कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे देखिए इसके अंदर हमारे यही सारे स्टेप्स आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। तो सैंपल प्रिपेयर, जैसे कि हमारे सेनोसाइड का एस्टिमेशन करना है तो सेनोसाइड को हम लोग यहाँ पे 1 ml मेथनॉल में डिजॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड सैंपल लेंगे। स्टैंडर्ड सैंपल का मतलब हो गया हमारा यहाँ पे प्योर सेनोसाइड। देखो स्टैंडर्ड मतलब वो सैंपल जिससे हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। स्टेशनरी फेस में हमारा सिलिका जल जी, तो ये स्टेशनरी फेस हो गया। उसके बाद मोबाइल फेस में, मोबाइल फेस मतलब ये जो हम लोगों ने सॉल्वेंट डाला है इसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल फेस। देखो मोबाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मूव कर सकता है। मोबाइल मतलब मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। तो ये देखो ये ऊपर तक जाता है ना, मूव करता है। और सिलिका जेल हमारी स्टेशनरी फेस होती है क्योंकि ये यहाँ पे स्टेशनरी है, मूव नहीं कर सकती। देखो ये जो हम लोगों ने इस ग्लास प्लेट के ऊपर सिलिका जेल की कोटिंग करी है ये मूव नहीं करेगी ना, तो इसलिए हम लोग इसको स्टेशनरी फेस बोलते हैं। उसके बाद डिटेक्टिंग एजेंट, तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लो ये जो प्लेट हमने रखी तो कभी कभी क्या होता है जब सॉल्वेंट यहाँ पे सैंपल को अपने साथ ऊपर लेके जाता है तो सैंपल गायब हो जाता है, मतलब सैंपल हमें दिखना बंद हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे डिटेक्टिंग एजेंट जैसे यूवी लाइट का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे यूवी लाइट को मारेंगे तो हमें दिख जाएगा कि सैंपल कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया। और RF वैल्यू हमारी ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इसी से हम लोग कंपेयर करते हैं जो हम लोगों ने निकाला होता है। तो ये हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एक बेसिक प्रिंसिपल हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट अपने थेराप्यूटिक यूजेज ऑफ बेंजोइन के बारे में, तो बेंजोइन का मतलब बेंजोइन के हमारे थेराप्यूटिक यूजेज में हमारा एंटीसेप्टिक, एक्सपेक्टोरेंट, वुंड हीलिंग हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट हो गया, तो इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 23rd क्वेश्चन की बात करें तो हमारा आता है एक्सट्रैक्शन। डिफाइन एक्सट्रैक्शन एंड लिस्ट वेरियस मेथड यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना यानी निकालना। जैसे थोड़ा सा ऐसे समझो, जैसे जब हम लोग यहाँ पे चाय बनाते हैं तो चाय बनाने में हम लोग क्या करते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, ठीक है। दूध में हमने चाय पत्ती डाली। अब देखो वो जो चाय पत्ती है, ठीक है, क्या वो चाय पत्ती हमारे किसी काम की है? क्या चाय बनाने के बाद हम लोग चाय पत्ती को खाते हैं? नहीं ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाय पीते हैं। लेकिन चाय क्या बिना चाय पत्ती के बन जाएगी? तो हम लोग चाय पत्ती डालते क्यों है? चाय पत्ती तो हम लोग खाते नहीं है, तो चाय पत्ती हमने क्यों डाली? इसलिए डाली ताकि वो जो चाय पत्ती है, ठीक है, वो जो चाय पत्ती के जो हमारे कह सकते हो चाय टी लीव्स होती है उनकी जो उनके अंदर से जो कह सकते हो मेन जो चाय का कलर है और जो चाय का फ्लेवर है वो निकल के इस ये जो दूध है इसमें मिक्स हो सके। यानी हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये जो चाय पत्ती थी इसके अंदर जो भी कह सकते हो इसका फ्लेवर था, इसका जो कलर था, उसको हमने एक्सट्रैक्ट करके क्या किया, दूध में मिला लिया। और मिलाने के बाद क्या होता है, मिलाने के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है चाय पत्ती का उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं ना। तो देखो वही चीज होती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। यानी
एक्सट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि मान लो जैसे मान लो हल्दी है, ठीक है, तो हल्दी हम लोग बोलते हैं कि हल्दी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हल्दी बहुत ही फायदेमंद होती है, लेकिन हल्दी के अंदर जो मेन फायदा करने वाला केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है कुरकुमिन, ठीक है, कुरकुमिन, यानी कह सकते हो यही वो पार्ट होता है हल्दी का जो कि असल में फायदा पहुंचाता है, बाकी हल्दी कुछ खास काम की नहीं होती है। तो अगर मान लो हम लोग यहाँ पे कोई दवा बना रहे हैं, तो उस दवा में क्या हम लोग पूरी की पूरी हल्दी डालेंगे, कि अगर हमें हल्दी का फायदा लेने के लिए कोई दवा बनानी है तो हम लोग इसके अंदर जो मेन फायदा करने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट है कुरकुमिन उसको डालेंगे, तो उसी को तो डालेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुरकुमिन को हल्दी से निकालना भी तो होगा, तो हल्दी से कुरकुमिन को निकालने की जो टेक्निक होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग बायो एक्टिव कंपाउंड, यानी कि वो कंपाउंड जो कि असल में अपना इफेक्ट शो करता है उसको आइसोलेट यानी उसको अलग करने की जो प्रोसेस होती है प्लांट मटेरियल से, बाय यूजिंग सॉल्वेंट लाइक। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं, जैसे कि वाटर एथेनॉल, जैसे चाय पत्ती से चाय का फ्लेवर और कलर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूध का यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं, भाई पानी और दूध में ही तो चाय बनाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे प्लांट से भी इन बायो एक्टिव कंपाउंड को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ सॉल्वेंट यानी कि कुछ लिक्विड का यूज करते हैं, जो कि हमारा वाटर, एथेनॉल, हेक्सेन हो सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इस एक्सट्रैक्शन के दो मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है मार्ग, एक होता है मेनस्ट्रम। देखो सिंपल सी बात, अगर हम लोग चाय से समझे तो भाई देखिए चाय बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मिल्क या फिर पानी का, है ना, दूध या फिर दही, दूध या फिर पानी का। तो ये जो दूध या पानी है ये हमारा हो जाता है मेन स्ट्रम। मेन स्ट्रम का मतलब होता है वो लिक्विड जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन, ये हमारा मेन स्ट्रम हो जाता है। और मार्क मतलब क्या होता है, जैसे चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती के जो बचे हुए टुकड़े होते हैं, जो सॉलिड बचता है हमारे पास, जिसको हम लोग बेसिकली छानने के बाद चाय छानते हैं जब हम लोग यहाँ पे स्ट्रेनर से, छन्नी से, तो वो जो बचा हुआ पार्ट होता है क्या उसको भी हम लोग खा लेते हैं, नहीं ना, उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो वो जो बचा हुआ पार्ट है जो हमारे काम का नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्क, ठीक है। मार्क क्या होता है, सॉलिड रेसिड्यू ऑब्टेन आफ्टर एक्सट्रैक्शन, यानी कि एक्सट्रैक्शन जब परफॉर्म हो चुका है, जब हमारे पास बायो एक्टिव कंपाउंड निकल चुका है, तो जो बचा हुआ सॉलिड पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्क। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। बाकी देखो अब एक्सट्रैक्शन के परफॉर्म करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। और देखिए मेरी यहाँ पे आप लोगों से सजेशन है कि इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं, और बाकी यहाँ पे 2 मार्क्स में भी इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग अभी हम लोग इसको डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको आप डिटेल में जरूर देख लेना, स्पेशली जैसे कि हमारा जो है परकोलेशन को, सॉक्सेट एक्सट्रैक्शन को, इनको आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेना। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब कि ये बहुत टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। और मॉडर्न मेथड मतलब कि जो आजकल हम लोग यहाँ पे मॉडर्न टाइम में यूज कर रहे हैं। तो सबसे अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने परकोलेशन के बारे में, तो देखो परकोलेशन क्या है, एक टाइप का एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, मतलब इसका यूज करके हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे परकोलेशन में हम लोग करते हैं, सबसे पहली बात तो इसके अंदर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परकोलेटर, ठीक है। तो ये परकोलेटर हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। अब इस परकोलेटर में देखो क्या क्या होता है। एक हमारी यहाँ पे प्लेट होती है, परफोरेटेड प्लेट, मतलब कि इस प्लेट के अंदर क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। इस प्लेट के अंदर हमारे यहाँ पे परफोरेशन होती हैं। परफोरेशन का मतलब ये होता है कि हमारा होल्स हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा कॉटन, यानी कि रुई का टुकड़ा होता है। अब इसके रुई के टुकड़े के ऊपर हमारे क्या होते हैं, रुई के टुकड़े के ऊपर हम लोग अपनी वो ड्रग रखते हैं। वो ड्रग मतलब कि वो दवा, जिस कह सकते हो वो प्लांट मटेरियल। देखो यहाँ पे ड्रग का मतलब हमारा वो प्लांट मटेरियल जिसके अंदर से हमें ड्रग को आइसोलेट करना है, या फिर जिसके अंदर से हमें अपने बायो एक्टिव कंपाउंड को आइसोलेट करना है। इसके ऊपर हमारा होता है फिल्टर पेपर, जो कि हमारा फिल्टर पेपर होता है सिंपल सा। और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डालते हैं अपना मेन सॉल्वेंट। तो अब हम लोग जब सॉल्वेंट को डालना स्टार्ट करते हैं तो सॉल्वेंट क्या होता है, ये सॉल्वेंट हमारा इस फिल्टर पेपर, इस ड्रग से होता हुआ हमारा यहाँ पे ऐसे कह सकते हो इस ड्रग से होता हुआ जाता है। आप समझना, जब हमने सॉल्वेंट को डाला तो ये बहुत ही धीरे धीरे इस ड्रग से होता हुआ जाता है। अब जब इस ड्रग से होता हुआ जाता है तो फिर ये धीरे धीरे नीचे आता है, और नीचे यहाँ पे इस प्लेट से फिल्टर होके और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। देखो हम लोग इसको यहाँ पे पहले बंद करके रखते हैं, ठीक है। अब जब हमें जरूरत हो, जब यहाँ पे पूरा हमारा सॉल्वेंट धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद क्या होता है, ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पे हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये जो सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे हम लोगों ने कलेक्ट किया, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे ये जो भी प्लांट मटेरियल था, इसके अंदर जो बायो एक्टिव कंपाउंड था, वो भी यहाँ पे क्या होता है, इसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाता है इस ड्रग से। क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो सॉल्वेंट है ये बहुत धीरे धीरे जब इस ड्रग के अंदर से पास होगा तो क्या होगा, ये इस ड्रग के ये जो भी प्लांट मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ था, इसके अंदर जो भी बायो एक्टिव कंपाउंड थे उनको भी अपने साथ लेके चला आता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग यहाँ पे परकोलेटर में जो है परकोलेशन के थ्रू एक्सट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो परकोलेशन एक बहुत ही वाइडली यूज मेथड होता है, ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्युबल कंपाउंड फ्रॉम सॉलिड मटेरियल पार्टिकुलरली इन द हर्बल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो इन सब में हम लोग यहाँ पे काफी इसका यूज करते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व पासिंग अ सॉल्वेंट थ्रू सॉलिड मटेरियल टू डिजॉल्व एंड कैरी आउट द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा सॉल्वेंट है उसको पास करते हैं अपने सॉलिड मटेरियल मतलब कि वही ड्रग, वही प्लांट मटेरियल जहां से हम लोग, जिसके अंदर से हम लोग यहाँ पे अपने बायो एक्टिव कंपाउंड का आइसोलेशन करने वाले हैं, तो वो यहाँ पे उसको लेके नीचे आ जाता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स यूज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज परकोलेटर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मैसरेशन की बात करते हैं। तो देखो मैसरेशन बहुत ही सिंपल है। इसमें हमारा एक इस टाइप का वेसल हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये हमारा वेसल होता है इसके अंदर, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारा सॉलिड मटेरियल जैसे कि हमारा प्लांट टिश्यू, इसको हम लोग यहाँ पे अपने सॉल्वेंट, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट मतलब कि वो लिक्विड जिसका यूज हम लोग करने वाले हैं, जैसे चाय पत्ती में सॉल्वेंट, चाय बनाने में सॉल्वेंट क्या हो जाता है, मिल्क, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा एथेनॉल वगैरह होता है। उसमें हम लोगों ने दवा को डाला, प्लांट मटेरियल को डाला, और उसके बाद हम लोग क्या किया, उसके बाद हमने इसको रख दिया, ठीक है, मतलब हमने कुछ नहीं किया, हमने डाल के हमने कुछ दिनों के लिए इसको रख दिया। कुछ दिनों तक रखने के बाद क्या होता है, ये यहाँ पे जो भी प्लांट मटेरियल है उसकी सेल वॉल को ब्रेक कर देता है, और सेल वॉल जब ब्रेक होती है तो यहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे करके इसी सॉलिड में रिलीज हो जाते हैं, और इस तरीके से हमारा एक्सट्रैक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो अब देखिए ये सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही लेंदी टॉपिक है, मतलब इसको समझना ना थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो इसको हम लोग 2 मार्क्स में आप लोग डेफिनेशन देख लो अगर आप लोगों को देखनी है, बट इसको समझना है आपको, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे यूनिट 5 का 1 शॉर्ट लेक्चर देख लेना, उसमें सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन को हमने काफी अच्छे से समझाया हुआ है, तो इसको प्लीज आप लोग यहाँ पे यूनिट 5 के लेक्चर में ही जाके देख लेना। यहाँ पे समझाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, काफी लेंदी हो जाएगी वीडियो बिना वजह। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इन्फ्यूजन की बात करते हैं। देखो इन्फ्यूजन में भी हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्यूजन में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे भी हमने जो मैसरेशन था, अब देखो ये आगे हम लोग जितने भी मेथड देखने वाले इन्फ्यूजन और इसके अलावा भी हमारे कुछ होंगे, तो उनमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उनमें हम लोग सिंपली सॉल्वेंट को लेंगे, ठीक है, और सॉल्वेंट में हम लोग यहाँ पे ड्रग को रख के छोड़ देंगे। अब जैसे इन्फ्यूजन में क्या होता है कि इसमें हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, हम लोग हॉट भी ले सकते हैं सॉल्वेंट और कोल्ड भी ले सकते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे जो मैसरेशन था इसमें हम लोग थोड़ा लंबे टाइम के लिए छोड़ देते हैं, जबकि इन्फ्यूजन में क्या होता है कि हम लोग बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए अपने जो भी प्लांट मटेरियल है उसको सॉल्वेंट में भिगो के छोड़ देते हैं, और कुछ टाइम बाद हमारा ड्रग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिकॉक्शन की बात करें तो डिकॉक्शन भी हमारा एक टाइप का ऐसा ही टेक्निक हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे बॉयल करते हैं, मतलब कि यहाँ पे जैसे जो भी हमारा सॉल्वेंट है जैसे कि वाटर होता है, तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपना प्लांट मटेरियल जैसे कि रूट, बार्क, सीड या फिर जो भी है उसको रख के बॉयल करते हैं, और बॉयल करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वहां पे हमारा जो भी हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो यहाँ पे रिलीज हो जाता है। तो डिकॉक्शन की मेन प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जनरली हम लोग वाटर का ही यूज करते हैं। डाइजेशन की बात करें तो ये भी बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से हो जाता है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग बॉयल करते हैं यहाँ पे भी, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, मतलब हम लोग इसको हीट करते हैं लेकिन बॉयल नहीं करते, सिंपली बेसिकली बॉयल नहीं करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हम लोग यहाँ पे इसको हीट करते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट मेथड हो जाते हैं। देखो सिंपल सी बात है, डिकॉक्शन में बॉयल करते हैं, डाइजेशन में क्या करते हैं, हीट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इन्फ्यूजन में क्या करते हैं कि हॉट या कोल्ड दोनों में यूज कर सकते हैं, और मैसरेशन में क्या करते हैं डायरेक्टली सिंपली रख के छोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है, ठीक है, काफी सिमिलर थे ये चारों। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो देखिए क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी हमारी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग यहाँ पे मिक्सचर को अलग करते हैं। जैसे मान लो आप लोगों से जो है मान लो एक लिक्विड है, ठीक है, मान लो 2 लिक्विड हैं, दोनों को मिक्स करके आपसे दे दिया गया, जैसे मान लो दूध और पानी को मिक्स करके आपसे दे दिया गया। अब आपसे बोला जाए कि आप इसको अलग करो, तो क्या नॉर्मली आप इसको अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप लोग यहाँ पे इस चीज को परफॉर्म कर सकते हो। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली हमारे 2 ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है जिनको हम लोग यहाँ पे नॉर्मली सेपरेट नहीं कर सकते। फार्माकोग्नोसी और हमारे जो भी बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं उनके एनालिसिस में यहाँ पे इसका बहुत ही मेजर रोल हमें देखने को मिलता है। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का मतलब कि हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग यहाँ पे अलग करते हैं तो अलग करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है कह सकते हो उनका और भी हमारे कुछ टेस्ट के थ्रू एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड यानी कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड सैंपल होगा उससे कंपेयर करके हम लोग यहाँ पे अपने सैंपल का पता लगा सकते हैं कि वो कितना स्टैंडर्ड है कि नहीं है, उसकी प्योरिटी कितनी है। आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे देखिए जैसे जब हम लोगों ने यहाँ पे 2 अलग अलग कंपाउंड्स को अलग किया तो अलग करने के बाद हम लोग यहाँ पे उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कंपेयर करके।
उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, तो यहाँ पे देखिए क्वालिटी कंट्रोल का भी मतलब वही है कि हम लोगों ने जब यहाँ पे दोनों सैंपल को अलग कर लिया, तो अलग करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखो इन सभी का मतलब होता है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करके बेसिकली हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। और केमिकल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जब स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे और देखेंगे अगर हमारा सैंपल प्योर होगा तो वो स्टेबल भी काफी लंबे टाइम तक रहेगा। तो ये हमारे इसके एप्लीकेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे लाइट की हेल्प से अपने सैंपल के क्वांटिटी या फिर क्वालिटी का एनालिसिस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे एक सैंपल है, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसमें जो है एक लाइट पास करी। अब देखो लाइट हम लोग कहने को लाइट बोल देते हैं, लेकिन लाइट का मतलब कोई नॉर्मल लाइट नहीं होती। यहाँ पे हमारी एक स्पेशल यूवी कह सकते हो, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम लोग पास करते हैं जो कि अलग अलग वेवलेंथ की होती हैं। जैसे इसके अंदर जो लाइट पास करते हैं वो यूवी विजिबल लाइट हो सकती है, इंफ्रारेड हो सकती है ना। इस तरीके से हमारी बहुत सारी अलग अलग रीजन की लाइट को हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। तो जैसे मान लो हमने लाइट पास करी, अब ये जो सैंपल है, ठीक है, तो ये दो तीन चीजें कर सकता है। एक ये कर सकता है कि यहाँ पे हमने जब लाइट पास करी तो इसने कुछ लाइट को क्या किया, कुछ लाइट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी लाइट को इसने क्या किया, बाकी लाइट को इसने यहाँ पे ऐसे एज इट इज जाने दिया जो बची हुई लाइट थी। तो यहाँ पे देखो अब इसने कितनी लाइट हमने पास करी वो हमें पता होता है, और कितनी लाइट इसने एब्जॉर्ब करी वो भी हमें पता चल जाता है। तो जितनी लाइट इसने एब्जॉर्ब करी, तो आप सिंपल सी बात समझो, जितना ज्यादा अमाउंट में सैंपल होगा उतनी ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो कितनी लाइट एब्जॉर्ब करी उसको कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पे सैंपल की क्वांटिटी का पता लगाते हैं कि सैंपल कितनी क्वांटिटी में है। जितनी ज्यादा लाइट उतनी ज्यादा क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या कर सकता है कि यहाँ पे इसने क्या किया, जब हमने लाइट पास करी तो इसने लाइट को सबसे पहले एब्जॉर्ब तो किया, लेकिन उसके बाद क्या किया, उसके बाद यहाँ पे इसने उसी लाइट को थोड़ा चेंज करके, मतलब थोड़ा मॉडिफाई करके इमिट कर दिया। तो ये इमिटेड जो लाइट होती है, तो इमिटेड लाइट यानी कि देखो अब इमिटेड लाइट क्या होती है, इमिटेड लाइट का मतलब होता है कि वो लाइट जो कि इसने थोड़ा चेंज करके पास करी है, यानी लाइट पास तो हुई है लेकिन थोड़ा अलग फॉर्म में। तो वो जो अलग फॉर्म में जो लाइट पास हो रही है वो कितनी लाइट हमारी थोड़ी सी चेंज होके पास हो रही है, थोड़ी अलग फॉर्म में पास हो रही है, उसको कैलकुलेट करके भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। भाई देखो जितना लाइट यहाँ पे इमिट करेगा उतना यहाँ पे सैंपल की क्वांटिटी होगी, क्योंकि देखो जितना ज्यादा सैंपल होगा उतनी ज्यादा लाइट को इमिट करेगा। इमिट का मतलब होता है कि लाइट को इसने पहले लाइट पास करी जब हमने, तो इसने पहले लाइट को एब्जॉर्ब किया, फिर उसने उसको थोड़ा सा चेंज करके दोबारा से भेजा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमिट। इमिट जैसे कि फ्लोरोसेंस अगर आपने पढ़ा, अगर आप जानते हो चमक, ठीक है, तो थोड़ी सी जो लाइट पास होती है उसमें चमक होती है, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग पता लगा सकते हैं। और तीसरा हमारा क्या कर सकता है कि जैसे मान लो ये सैंपल है, अब इस सैंपल के अंदर मान लो ये हमारा कंपोनेंट है, अब जब हमने लाइट को पास करी तो हो सकता है लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है, जैसे हमने लाइट को पास करी तो सैंपल से लड़के हो सकता है लाइट इधर चली जाए, लाइट इधर ऐसे चली जाए, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो देखो जब भी हम लोग लाइट को पास करते हैं तो इसने कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया, कितनी लाइट को इमिट किया, या कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट किया, उन सभी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इस सैंपल की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का पता लगा लेते हैं। देखो क्वांटिटी का पता तो लगा लेते हैं, हम लोग समझ ही गए कि जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इमिट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और क्वालिटी मतलब कि सैंपल है कौन सा, यानी सैंपल की आइडेंटिफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे, हम लोग यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये पूरा एक सेटअप होता है, आप लोग 7 सेम में बहुत अच्छे से पढ़ोगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिकॉर्डर होता है जो कि रिकॉर्ड करता है प्रॉपर। तो जो रिकॉर्ड करने पे जो हमारा एक कह सकते हो एक हमारा ग्राफ देखने को मिलता है, तो इस ग्राफ को हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड से कंपेयर करके यहाँ पे इसकी क्वालिटी का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है, इसके आइडेंटिफिकेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर हम लोग यहाँ पे इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन को देखें तो हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया, यानी कि हमारे एक्टिव कंपाउंड है कौन सा उसको भी हम लोग पता लगा सकते हैं। क्वांटिफिकेशन की वो कितनी अमाउंट में है, फिर स्टैंडर्ड से कंपेयर करके हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन भी कर सकते हैं, और हमारे प्लांट एक्सट्रैक्ट की एनालिसिस में भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके जब हम लोग यहाँ पे अपने सैंपल को सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे सिंपल सी बात समझो कि जैसे मान लो हमारा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, हमारे एक हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक हमारा हो गया निगेटिव चार्ज। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा निगेटिव की तरफ जाएगा, और जो निगेटिव होगा वो हमारा पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक है, एक हमारी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होती है, एक हमारी निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होती है। तो जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होती है, तो जो निगेटिव चार्ज होगा सैंपल का वो पॉजिटिव वाले की तरफ जाएगा, जो निगेटिव वाला होगा वो पॉजिटिव, वो जो पॉजिटिव वाला होगा वो निगेटिव वाले की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चार्ज के बेसिस पे क्या होते हैं, सैंपल्स को अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज।
अब देखो साइज क्या कि जैसे मान लो जैसे जो निगेटिव चार्ज है जो कि बहुत हल्का है तो वो बहुत तेजी से चला जाएगा, और जो बहुत ज्यादा है भारी है वो बहुत ही स्लो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने सैंपल्स को बेसिकली यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं। तो इसका ये यूज होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, इसका यूज हम लोग यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है, जैसे आपको पता है हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, उसी तरीके से हर इंसान का डीएनए भी अलग होता है। तो जो डीएनए की एनालिसिस होती है ना, जब भी हम लोग बोलते हैं कि इसका डीएनए इससे मैच नहीं कर रहा, तो वो सारी चीजें हम लोग इसी के अंदर करते हैं। फॉरेंसिक साइंस हो गया, मेडिकल डायग्नोसिस, प्रोटीन एनालिसिस, तो इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। बेसिकली डीएनए के एनालिसिस में इसका सबसे ज्यादा यूज हमें देखने को मिलता है। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे फार्माकोग्नोसी के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी ये एक रिवीजन ही था, इसको रिवीजन की तरह ही देखिए, और बाकी आप लोग सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस अगेन मैंने आप लोग को जो बताए हैं इनको आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इनको अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आप लोग यहाँ पे समझो कि एटलीस्ट 2 मार्क्स में आप लोग को 7 से 8 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।